जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यदि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपकी इस भीड़ को देख लेते तो शायद उनके होश उड़ जाते और फिर वे कल अलीगढ़ की हुई रैली में जो उनकी भीड़ इकट्ठा हुई थी, फिर उसको वो उस भीड़ को सुमंदरी नहीं बल्कि उसे तलैया ही कहने लग जाते। वैसे मुझे आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर ये पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में हर प्रकार की तैयारी के साथ अपने आगरा व मथुरा जिले की सभी विधानसभा की सीटों को जीतने का पूरा पक्का मन बना चुके हैं। अर्थात अब आप लोग उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ साथ जहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार करेंगे। लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ सपा व कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी आदि को भी अपना वोट न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना होगा। हालांकि इन विरोधी पार्टियों के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में भी बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी आदि विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों
व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब आपको व प्रदेश के लोगों को भी ये तय करना है क्या वे ऐसी पार्टी को व इनके गठबंधन के दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला आपको व प्रदेश की जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने सच्चाई यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर ही होती रही हैं। और चुनाव के दौरान भी ये घटनाएं अभी तक भी लगातार जारी हैं। और यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यह प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ। इस प्रकार से सपा सरकार में यह हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश या आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत ही चालाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार में खासकर प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी तो यहाँ खुद के भाग में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में निराशाजनक व कष्टदायक बना रहा है। और इसके लिए सपा के साथ साथ
केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की जिम्मेवार व कसूरवार भी है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में या अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को भी बराबर नहीं निभाया है। और इस बारे में मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यहाँ सत्ता में आई थी तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, लेकिन केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को तो सपा के एमपी की जरूरत थी, ये किनारे पर थे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने तो सपा की मदद के लिए तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुर्म जाती होती रही उसको आंख मीच कर देखते रहे। और केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने तो सपा सरकार के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा। इसके बाद सन 2014 में यहाँ लोकसभा के आम चुनाव हुए, आपको याद होगा। लोकसभा आम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी जनसभा में ये कहा था, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि यदि केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाती है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फिर आपकी दो सरकारें बन गई हैं, एक केंद्र में और एक उत्तर प्रदेश में। ये प्रधानमंत्री ने अपनी लगभग अपनी हर चुनावी जनसभा में ये बात कही थी, लेकिन केंद्र में बीजेपी पावर में आ गई, केंद्र में बीजेपी पावर में आ गई। मैं बीजेपी के लोगों से और खासकर प्रधानमंत्री से ये मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपने लोकसभा चुनाव के दौरान ये वायदा किया था कि जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के ऊपर शिकंजा कसेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी संसद में, राज्यसभा में वो अल्पमत में है और राज्यसभा के अंदर तो समाजवादी पार्टी की उनको मदद चाहिए। और अपनी मदद के लिए इन्होंने पूरे पौने 3 साल तक अपनी मदद के लिए पूरे 3 साल तक बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को जुल्म जाति का शिकार बनवाया है, उनको गुंडागर्दी, माफियागर्दी का जुल्म जाति का शिकार बनाया है। और सपा सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति, हर प्रकार के अपराध जो पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, तो इसके लिए सपा सरकार के अंदर तो इसके लिए सबसे पहले केंद्र की कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थी। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी पावर में आ गई, लेकिन बीजेपी ने भी तो अपने राजनीतिक स्वार्थ में, केंद्र में अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, अपने उस वायदे को नहीं निभाया जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में फिर संवैधानिक जिम्मेवारी को निभाते हुए यहाँ पर यदि गुंडागर्दी और माफियागर्दी नहीं रुकी, कानून का राज कायम नहीं हुआ, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। लेकिन पौने 3 साल हो गए केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए और इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से नहीं निभाया। इसलिए अब खासकर देश के प्रधानमंत्री को यहाँ प्रदेश में चल रहे गुंडा व जंगल राज पर कुछ भी बोलने का अब नैतिक अधिकार नहीं रहा है और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वही दूसरी तरफ सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर
एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे और फिर इनका अपना बेस वोट भी 2 खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यह बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दे दिए जाएंगे और फायदा था। और साथ ही चंद दिनों के अंदर ही यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का सभी कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी 3.25 साल के अंदर जमा हुआ है? मैं आप लोगों से, मैं किसान भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी किसान भाई का कर्जा माफ हुआ है? मैं समझती नहीं हुआ है। लेकिन इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे अब इनके अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। इस प्रकार से बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म की नाटकबाजी भी की है, जो आप लोगों से छिपी नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये कैसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वही दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा
खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के दौरान अपने जारी किए गए केंद्रीय बजट में भी इन्होंने ये नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। इसलिए इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। और अब अपनी इन सब कमियों पर से बीएसपी के और अब अपनी इन सब कमियों पर से बीएसपी के नेताओं का भी मुंह बंद करने के लिए जो इन पर भी भ्रष्टाचार के, जबरदस्ती के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इनको इसके बारे में प्रदेश की जनता के सामने सही तथ्य रखने के साथ साथ इन्हें ये भी जरूर बताना चाहिए कि इन्होंने की केंद्र की सरकार ने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या व मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का बड़ा व्यापक घोटाला एवं अनेकों घोटालों में फंसे अपने नजदीकी लोगों को अभी तक भी इन्होंने क्यों बचाया हुआ है, जिसका जवाब देने से अधिकांश बीजेपी के लोग बचते ही रहते हैं। इसलिए इस मामले में अब इनकी ये खास पहचान बन गई है कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने, माइक की आवाज खोलो भाई थोड़ा सा, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने ऐसे सभी लोगों के खिलाफ काफी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के रहे कार्यकाल में केवल एक ही बड़ा कार्य ये किया है कि इन्होंने देश में अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों को पहले से भी और कई गुना ज्यादा माला माल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह या उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिससे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण में उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये केंद्र की भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व जहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके ये कुछ खास उदाहरण हैं। और अब ऐसे हालातों में इन वर्गों के लोगों को अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान के साथ साथ इन्हें अपनी सुरक्षा
व आत्मसम्मान एवं अपने सभी कानूनी अधिकार भी चाहिए, जिनकी वर्तमान भाजपा सरकार में अब पूरे तौर से अनदेखी ही की जा रही है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सौतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामा मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही डर व भय ही बना रहता है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अब यहाँ सभी वर्गों में से खासकर गरीब व बेरोजगार लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशान ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब ये पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग व आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर व इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं। आप लोगों को ओपिनियन पोल के बारे में तो मालूम ही है कि जब सन 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे,
तो जो ओपिनियन पोल वाले हैं, सर्वे दिखाने वाले जो लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, बीएसपी को तीसरे और चौथे नंबर पर दिखाते थे। और जब रिजल्ट आया तो बीएसपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी और absolute majority मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मीडिया के लोग और मीडिया के जो लोग हैं, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि में जो कुछ भी अभी पिछले कुछ दिनों में जो मीडिया के अंदर दिखाया गया है, तो इनके ओपिनियन पोल की जब रिजल्ट आएगा तो इनकी पोल खुल जाएगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने के लिए जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो ओपिनियन पोल को लेकर जो दूसरी पार्टियों को ये नंबर 1 पे दिखा रहे हैं, फिर ये ओपिनियन पोल जो दिखाने वाले लोग हैं, इनकी पोल खुल जाएगी और इनको मालूम हो जाएगा कि सत्ता उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ही हाथों में आने वाली है। तो मैं इसके साथ ही मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ, इसके साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल व सर्वे आदि में भी जबरदस्ती के अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी हमारे ये लोग गुमराह नहीं होते हैं। तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और यदि इन सब मामलों में इन लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी व सपा भी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ की आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक ही बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर, दादरी, बुलंदशहर वे मथुरा आदि कांड होंगे, तो इसका भी इनके वर्तमान शासन काल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि इस पार्टी के स्थान पर यहाँ बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग या नोटबंदी जैसे अनेकों और जन पीड़ादायी फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा आजाद व बेलगाम हो जाएंगे, जिससे फिर पूरे देश में यहाँ गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन गुजर बसर करना पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें फिर ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो उन्हें खत्म कर देगी या फिर इनको पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और इस मामले में खास सूत्रों से हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ इन सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को वे अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाते ही उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है, जिसे बचाने के लिए अब इस चुनाव में प्रदेश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को या बीजेपी को कतई भी अपना वोट नहीं देना है। अर्थात इन वर्गों के लोगों को बीजेपी को वोट देने का मतलब इन्हें अपने खुद के आरक्षण के खिलाफ वोट देना है, जिसे बचाए रखने के लिए अभी तक भी हमारी पार्टी अपनी पूरी जान की बाजी लगाए हुए है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अल्पसंख्यक एवं अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा ही इसकी पक्ष कर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन करके केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आपको
व प्रदेश की जनता को भी अपने हितों में इस चुनाव में यह बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अभी तक यहाँ प्रदेश में अपनी पार्टी की हुई चुनावी रैलियों से मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है। और आज की भी आपकी ऐतिहासिक रैली हुई है, आप लोग ध्यान से सुनो, तो इस रैली से भी मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि अब इस चुनाव में बीएसपी की ही अकेले अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे आप ध्यान से सुनो, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस गठबंधन से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश में बीएसपी की ही अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनना लगभग तय है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासन काल की तरह ही इस बार भी प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों व अन्य फसलों की भी बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी भुगतान करवाया जाएगा तथा इनकी सभी फसलों का इन्हें उचित दाम भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही यह मैं व्यापारियों को भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सपा सरकार में सबसे ज्यादा दुखी हमें नजर आ रहे हैं तो व्यापारी लोग आ रहे हैं और व्यापारियों को मालूम है कि बीजेपी अपने आप को कहती है कि वो व्यापारियों की पार्टी है। मैं व्यापारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या बीजेपी ने अपने केंद्र में 3.25 वर्षों के शासनकाल में आप लोगों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में जुल्म जाती हुई है और बड़े पैमाने पर व्यापारी लोगों की हत्या की गई है, तो क्या बीजेपी ने इस ओर ध्यान दिया है? मैं समझती हूँ नहीं दिया है। तो इसलिए मैं आज अपने व्यापारियों को भी ये बताना चाहती हूँ, बिजनेस क्लास को भी ये बताना चाहती हूँ कि प्रदेश मेरी सरकार के बनते ही प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा किए जाने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की
जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें फिर से चालू किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर इस बार प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशानी करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक यह काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। मेरी सरकार की ओर से ही अदा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। और मेरी पूर्व की 4 सरकारों में जिन गरीब लोगों को खेती करने के लिए पट्टे दिए गए थे, लेकिन वर्तमान सपा सरकार में तो कुछ भूमाफियाओं ने उनके पट्टों पर कब्जा कर लिया है। मेरी सरकार विशेष अभियान के जरिए उनको मुक्त कराएगी और जिन्होंने कब्जा किया है इस बार उनको सूखा नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्ति आदि स्थापित नहीं की जाएंगी क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए या फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके आगरा व मथुरा जिले की जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें सरकार के खजाने को देखते हुए हर संभव जरूर दूर किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ में आगरा के जो लोग हैं उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, आगरे में आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर तो चमड़े का काम काफी होता है, चमड़े से जो जुड़ा हुआ काम काफी होता है। तो मैं आगरे के जो चमड़े से जुड़े हुए
कारोबारी लोग हैं, उनको ये मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बन जाएगी तो आपके जो भी आपके अभी समस्याएं अभी बची हुई हैं, तो मेरी सरकार बनने पर आपकी बची हुई समस्याओं का भी समाधान कर दिया जाएगा। वैसे काफी कुछ चमड़े से जुड़े जो कारोबारी लोग हैं, काफी कुछ समस्याओं का समाधान मेरी पूर्व की सरकार में कर दिया गया था, लेकिन जो भी बची हुई हैं तो उनका भी समाधान इस बार मेरी सरकार में कर दिया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की इसके साथ ही मेरी सरकार में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासन काल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा, अर्थात इनकी हिफाजत व रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासन काल की तरह फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यह सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को गति देने के लिए अब इस चुनाव में आप लोगों को व आपके क्षेत्र की जनता को भी यहाँ अकेले बीएसपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को अपने आगरा व मथुरा जिले की सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। जो ये उम्मीदवार मंच पर खड़े होकर आप लोगों से वोटों की भी अपील कर रहे हैं, और मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें जरूर जिताएं। तो वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को ही जरूर ध्यान रखना है। और अब अंत में मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग बीएसपी के अपने इन सभी उम्मीदवारों को जो ये आपके सामने यहाँ मंच पर मौजूद हैं, मेरे आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से आप लोग जरूर जिताएंगे तथा यहाँ बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की भी सरकार जरूर बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।